Hello everyone, welcome to this video. As mains 2023 is already over, and many of you would have uh, appeared in mains 2023 और जिन्होंने appear नहीं किया है, जो इस बार appear नहीं हो पाए हैं, they are already preparing for prelims 2024 and plus and mains 2024 also because ये जो महीने होते हैं 2-3 महीने मेंस और दिसंबर के बीच के ये आपको अगले मेंस के लिए देने चाहिए, राइट? लॉजिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन साथ में आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी ठीक ठाक होनी चाहिए। गुरु प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स इज नॉट इजी, मैं ये कहता हूँ। मेंस ऐसा है कि मेंस अगर आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छी है और आपके पास ठीक ठाक कंटेंट है तो मेंस निकालना कंपैरेटिवली प्रीलिम्स से अब इजी हो गया है। प्रीलिम्स इज नॉट इजी। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल माय एक्सपीरियंस ऑफ प्रीलिम्स, रियल एग्जाम टाइम एनालिसिस। तभी मैंने अपनी जो कॉपी है, जो इस साल प्रीलिम्स की कॉपी आई थी, उसी की ये पीडीएफ यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे इन वीडियोस में ये आई थिंक 3 से 4 ये वीडियोस बनेगी, छोटी छोटी वीडियोस होगी, राइट? 25-30 मिनट की। इसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ आया था क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया हुआ था, जीएस का भी और सी सेट का भी इस बार। बट स्टिल आई वाज एबल टू क्वालिफाई जीएस एंड दैट टू विद अ वेरी कंफर्टेबल मार्जिन। 110 प्लस मेरे मार्क्स अलग अलग आंसर कीज से बन रहे थे। एंड वन थिंग इज श्योर कि जितना भी पिछले 3 साल की तैयारी में मैंने पढ़ा था उसमें से डायरेक्ट बहुत कम आए हुए थे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ गेसिंग मात्र, राइट, सिर्फ और सिर्फ गेसिंग से ही मैं यहाँ पे क्रैक कर पा रहा था और कर पाया, राइट? इसीलिए जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकला तो आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि नहीं होगा, राइट? लेकिन फिर जब अपने मार्क्स कैलकुलेट किए तो ठीक ठाक आ रहे थे। और कई लोग बोलेंगे ठीक है कि तुक्के से आ गए 110। नो, पिछले साल भी मतलब मैं ये कहूंगा कि ये इट वाज नॉट कम्प्लीटली तुक्का है। इसमें चलते हैं गुरु, जब भी आप गैसिंग कर रहे हो प्रीलिम्स में तो तुक्केबाजी नहीं करनी होती है, वो एक इंटेलिजेंट गैसिंग आपको करनी होती है। बहुत सारी बाकी चीजों को लिंक करना होता है। पिछले साल भी आई वाज एबल टू स्कोर अराउंड 117 मार्क्स, राइट? दिस वाज माय प्रीलिम्स स्कोर लास्ट ईयर। सो चीजें अब जो है शुरू करते हैं, राइट? सीधे कि हाउ डिड आई अप्रोच द क्वेश्चंस, वो तो थॉट प्रोसेस है कोई एग्जामिनेशन हॉल के अंदर का, कि हाउ डू यू थिंक अपॉन ए क्वेश्चन। जब आपको एक क्वेश्चन दिया जाए तो आपका दिमाग किस तरीके से उसे सोचता है और किस तरीके से ये ऑप्शन आपने एलिमिनेट करने हैं, राइट? सो प्रीलिम्स इज नॉट अबाउट चूजिंग द थिंग्स, प्रीलिम्स इज अबाउट नेगेटिंग द थिंग्स, राइट? किस तरीके से आप चीजों को नेगेट करना सीख रहे हैं, किस तरीके से आप उन्हें इग्नोर करना सीख रहे हैं, कौन से क्वेश्चन इग्नोर करने हैं और कौन से ऑप्शन इग्नोर करने हैं, राइट? और क्वेश्चन में जो जो चीजें हैं, कुछ कुछ एक ऐसी चीजें हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस में, एक सेट पैटर्न है, वो हमेशा आपको कुछ एक सेट पैटर्न में ट्रैप सेट करता है। अब वो पैटर्न आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाए, राइट? वो जो वर्ड प्ले यूपीएससी करता है, आई होप इन वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं दे कैन फॉलो दीज वीडियोस। ये आई थिंक 5 या 6 वीडियोस रहेगी जो मैंने आपको अनाउंस किया भी था, राइट? यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे अनाउंस किया था। और अभी क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं नहीं बना पाया था, इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था, अभी थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें अब धीरे धीरे आती रहेगी यूट्यूब पे। अब ठीक ठाक मात्रा में आपको डेली वीडियोस आएगी, राइट? और उसके बाद आई एम थिंकिंग कि बिल्कुल एकदम फ्री एक इनिशिएटिव, डेली कम से कम 10 PYQs, 5 से 10 PYQs, उसका रिसर्च, राइट? नॉट डिस्कशन, पीवाईक्यू रिसर्च, उनके ऑप्शन पे रिसर्च करना, इसका एक इनिशिएटिव लाने की अभी मैं सोच रहा हूँ। और ये सिर्फ यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यू नहीं होंगे, सीएपीएफ वगैरह, सीडीएस वगैरह, इनके अच्छी क्वालिटी की पीवाईक्यूज का के फ्री इनिशिएटिव अगले 150-200 दिनों के लिए ये आने वाला है। ये मैं एकदम प्रीएम्प्टिवली यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चंस पे गुरु। ये पहला क्वेश्चन था सीरीज बी का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस वाज धन्य कट्टका, ठीक है? ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था इस क्वेश्चन का, एंड लेकिन मैंने स्टिल ये अटेम्प्ट मारा हुआ है और ये गलत मारा हुआ है, राइट? आई थिंक ये मैंने गलत मारा हुआ है। विच फ्लरिश्ड एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिका, समझ रहे हो? अब ये जो है ना, ये गुरु 2020 का पीवाईक्यू है
कि महासंघिका इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, है ना, इस तरीके से एक आया हुआ था 2020 का, ये एक पीवाईक्यू है। तो महासंघिका जो है ना, ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इस पे सोचा कि महासंघिका ये एक महायान शाखा का प्रेडेसर रहा है, राइट। महायान शाखा इसी से निकली है बुद्धिज्म की। और वो महायान शाखा आपके नॉर्मली ये गांधार वगैरह के एरिया में, मान लो अगर ये मैंने भारत जैसी, राइट, मान लो ये मैं अगर ये इंडिया का मैप बना रहा हूँ, तो यहाँ पे, राइट, इस एरिया में आपका महायान सबसे ज्यादा चला हुआ था। तो मैंने यहाँ पे गांधार मार लिया इसलिए क्योंकि गांधार भी तो आपके इधर ही था, अफगानिस्तान के एरिया में यहाँ पे पड़ता है, इसलिए मैंने गांधार मारा। आई थिंक इसका कलिंग वगैरह इसका कोई आंसर है, ये मेरा इसीलिए रॉन्ग हुआ आई थिंक। और हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन ही मेरे रॉन्ग हुए, बाकी जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे विदाउट स्टडिंग मच, इसी तरीके की गैसिंग वगैरह करके, उतने से मेरा हिस्ट्री का पोर्शन बहुत अच्छे से हो गया था, राइट। सेकंड देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, ये एकदम राइट, इसके बारे में किसी ने नहीं पढ़ा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा बुद्धिस्ट ओरिजिन है या कहीं है, ये आर एस शर्मा में था ही नहीं, राइट। ऐसी चीजें नॉर्मली आपको नहीं मिलती है, ये आपको गेस मारना पड़ता है, ये आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि अगर कोई बोल रहे हैं कि समथिंग इज ऑफ, है ना, बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, तो आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा किसी तरीके से, सबूत आपके पास होने चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट ओरिजिन के रहे होंगे। अब देखो स्तूपा क्या है स्तूपा आर जनरली रिपोजिटरीज ऑफ रेलिक्स, एग्जामिनर ने खुद हिंट दिया हुआ है कि स्तूपा क्या है, रेलिक्स के रिपोजिटरी है। गुरु, इससे पहले रेलिक्स की रिपोजिटरी के तौर पे आपके इजिप्शियन पिरामिड भी तो काम करते थे, समझ रहे हो। अब अगर ये रेलिक्स के रिपोजिटरी है, इजिप्शियन पिरामिड्स इसके रिपोजिटरी है, तो डेफिनेटली ये जो कॉन्सेप्ट है स्तूपा का, ये इससे पहले कहीं दूसरी जगह भी एग्जिस्ट करता रहता होगा, तो इसीलिए मैंने ये तो एलिमिनेट कर दिया। और दूसरा और तीसरा मुझे ठीक लगा, और ये है भी कि कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर ये हुआ करते थे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, करेक्ट पूछा हुआ है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट, इस तरीके से मैंने ये बड़ी इजीली मार्क कर दी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मैंने जैसे यहाँ पे कोरकई पुम्पुहार, है ना, ये मुजरिस, ये सब चीजें मैंने जैसे ही पढ़ी, मैंने सीधा ये बोर्ड मार दिया, मैंने कुछ और नहीं सोचा। दिस वॉज ए डायरेक्ट हिट क्वेश्चन। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ये क्वेश्चन बहुत राइट उनको काफी ये किया होगा, राइट, बॉदर किया होगा। व्हाई? बिकॉज दे हैव ओनली स्टडीड द नोट्स, राइट। और मैंने ना तो मतलब आर एस शर्मा बहुत साल पहले पढ़ी थी, मैंने रिवीजन के नाम पे, मैं ये कहूंगा कि रिवीजन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के पीवाईक्यू कवर किए हुए थे। नंबर 2, आई विल रिकमेंड यू ऑल ऑल्सो कि एक बार जाकर के उस सीरीज को जरूर देख लेना, प्रसार भारती आर्काइव, ठीक है, प्रसार भारती आर्काइव करके एक यूट्यूब चैनल है, उन्होंने एक सीरीज भारत एक खोज करके सीरीज बनाई हुई है। उस सीरीज को ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, उसमें एक भी शब्द अगर आपको लगे कि हाँ ये कुछ टेक्निकल शब्द है, उसको अपने दिमाग में नोट कर लेना। गुरु पिछले साल भी उससे मेरे 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के बने थे, इस साल भी ये बन गया। ये देखो, ये उसमें पुहार जो है, आपने देखा होगा कि मणि मेखलई जैसे जो ये चीजें बनी हुई है, राइट, जो आपका संगम लिटरेचर है, तो उसमें कोवलन और कन्नगी की कहानी है, प्रेम कहानी है, और प्रेम कहानी तो दिमाग में मेरे तो याद रह ही जाती है। तो जब वो कहानी का जिक्र आता है तो इन पोर्ट्स का भी जिक्र आता है, तो ये मेरे दिमाग में ऑलरेडी थी कि ये पोर्ट्स है, और मैंने सीधा ये मार्क कर दिया। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन था, राइट, इसमें कोई गैसिंग नहीं चलनी थी, जहां चलनी थी वो ये चीज है गुरु, जहां गैसिंग चलनी थी वो ये चीज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वट्टा क्यूरल। देखो, प्रैक्टिस पहले इसे अंडरलाइन करना, मैंने तभी ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ, उस टाइम भी ये देखो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है, राइट, क्योंकि विट्टा कुरल क्या है, प्रैक्टिस है, राइट। अब इसी से, राइट, जैसे नेचर ऑफ क्वेश्चन आपका जैसा है, उसी से आपका आगे आंसर बनेगा। ये देखो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, इट इज अ प्रैक्टिस वट्टा कुराल। अब इस चीज से मैच करो नीचे ऑप्शन, किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स, राइट। अब देखो ये ना, अब प्रैक्टिस का मतलब ये है कि इट इट इज समथिंग नोन एज, मतलब अगर कोई संगम पोइम में कोई चीज को अगर मेंशन किया जा रहा है, तो वो इतनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए,
उसकी कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए या किसी और चीज की होनी चाहिए। और प्रैक्टिस जहां पे अगर आप यूज कर रहे हो तो ये लगभग लगभग ट्रेडिशन की ओर ये इंडिकेट कर रहा है। अब किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड्स है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस हो सकती है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है गुरु, ये मतलब इस पे पोइमे बन जाए। समझ रहे हो ना बात को? सो और इसके लिए एक अलग से इतना स्पेशल एक फैंसी नाम हो, तो मैंने ये तो हटा दिया, ये प्रैक्टिस नहीं लग रही है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं लग रहा है। सेकंड, द लर्नेड पर्सन्स असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स डिस्कसिंग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स। अब जिनको संगम पोएम्स की नॉलेज है, अब ये भी पीवाईक्यू है। उन्होंने पिछले साल कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन दे दिया था कि संगम लिटरेचर इज अ सेकुलर लिटरेचर, इस तरीके से आई थिंक ये पिछले साल ही क्वेश्चन आया हुआ था सेकुलरिज्म वाला। सो संगम लिटरेचर इज अ सेकुलर लिटरेचर, उसमें तभी मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया, नो रिलीजियस कहाँ, संगम पोएम्स आर सेकुलर पोएम्स। तो ये तो यहाँ से इस तरीके से हट गया। दिस इज द आर्ट ऑफ नेगेटिंग जो आपको सीखनी है, तब जाकर के क्वेश्चन क्रैक होते हैं यूपीएससी के। एंड यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर द एग्रीकल्चरल फील्ड ड्राइविंग अवे द बर्ड एंड एनिमल्स। समझ रहे हो? अब ये भी कोई इतनी बड़ी प्रैक्टिस होगी क्या? यंग गर्ल्स, एक तो स्पेसिफिक ये यहाँ बता रहा है कि सिर्फ यंग गर्ल। भाई क्यों? तब तो भाई 21 साल की 22 साल की औरतें भी इसमें आनी चाहिए। अब ये फिर कल्चरल प्रैक्टिस भी तो नहीं लग रही है ये। समझ रहे हो बात को? कि इतनी बड़ी नहीं कि संगम पोइमे इस पे बन जाए, पोइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? सो ये भी हटा दो। ये लग रही थी गुरु कि a king defeated in battle कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, ये लग रही थी प्रैक्टिस, और ये मैंने तुक्का मारा, अच्छे से गैसिंग मारी और ये ठीक हो गई। समझ रहे हो बात को? सो दिस इज हाउ यू मेक इंटेलिजेंट कैसेस। और वो आपको यहाँ पे वर्ड प्ले से ही इस तरीके के क्वेश्चन क्रैक करना सीखना होगा। ये होगा सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस से, जिसके लिए आप जुड़ सकते हैं अगली सारी वीडियोस में मेरे साथ, राइट? देन ये भी आपके पीवाईक्यू से डायरेक्टली, अगर आपने मान लो पढ़ा भी नहीं हुआ है, और हाँ, इसके बारे में यहाँ से आपको एक थोड़ी सी रिसर्च और दे दूं, हो सकता है यहाँ से वो अगले साल क्वेश्चन बिल्ड करें। जब भी संगम लिटरेचर की बात हो, तो संगम लिटरेचर दो टाइप का होता है, एक होता है आपका अकम लिटरेचर, अकम टाइप का, ठीक है, और एक होता है पुरम टाइप का, पुरम टाइप का। इसमें से एक आई थिंक ये पूरम लिटरेचर है ना, ये अकम लिटरेचर आई थिंक ये आपके वॉर से रिलेटेड होता है, और आई थिंक ये पूरम लिटरेचर आपके लव से, राइट? ये मतलब वॉर एंड लव से रिलेटेड आपके ज्यादा संगम पोएम्स हैं। तो इन दोनों चीजों को मेंशन वहां पे किया जाता है, लव एज वेल एज वॉर। समझ रहे हो? सो ये अकम या पूरम अगर अगले साल आपके आए कहीं पे प्रीलिम्स में, तो चौंका मत जाना, राइट? क्योंकि हम बताए हुए हैं इन चीजों के बारे में। नेक्स्ट आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। ये 2021 के प्री में भी इन्होंने यही डायनेस्टीज आई थिंक इनमें से दो तीन डायनेस्टीज उसमें डाली हुई थी, राइट? तो ये डायरेक्टली आपका वहीं से हो भी जाना था। हाउ मेनी ऑफ अबव डायनेस्टीज एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th सेंचुरी एडी। मतलब लगभग लगभग 700 के बारे में ये बात कर रहा है, 700 ईस्वी के आसपास के। भाई होयसाल ना ये बहुत बाद में आए, समझ रहे हो? होयसाल तो बहुत बाद में आए, आई थिंक ये 9th सेंचुरी के आसपास ये आपके होयसाल जो होयसालेश्वर टेम्पल वगैरह आपके बने हुए हैं, ये बहुत बाद में आए हुए हैं। समझ रहे हो? एंड देन गढ़ा गढ़वाल, ठीक है, ये गढ़वाल डायनेस्टी भी ये काफी बाद में आई थी, राइट? और ये भी मैंने इसी तरीके से एलिमिनेट किया। देन ककतिया, भाई यार ककतिया रुद्रमा देवी के बारे में आप सुनते तो हो, ये लगभग 1203 के आसपास की बात है, राइट? तो 700 से 1203 तक कोई इतनी लंबी अगर डायनेस्टी चलती तो कहाँ कहाँ बात बनेगी, समझ रहे हो? और ककतिया पे ये सवाल इन्होंने इस बार हर चीज पे पूछा हुआ है, जो भी एग्जाम रहा हो, सीडीएस वगैरह का, सीएपीएफ वगैरह का, ककतिया पे एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, रुद्रेश्वर टेम्पल को यूनेस्को का ठीक है वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला हुआ था। तो ककतिया पे क्वेश्चन और जगह भी आए हुए हैं। यादव, भाई ये यादव भी बहुत लेट की बात है, ये भी आपके 12वीं 13वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं यादव, समझ रहे हो? तो ये भी आपके नहीं आएगा। और इस तरीके से ये चीजें, मुझे एग्जैक्ट किसी का पता नहीं था कि कब कौन सी आपकी डायनेस्टी आई, लेकिन इतना रेंज इसकी लगभग याद थी कि ये काफी लेट लेट आए हुए हैं, 7th। भाई इस टाइम तो आपके वो हर्षवर्धन वगैरह, ठीक है, एंड देन आपके जो वो जो होल इंस्क्रिप्शन आपकी रवि कीर्ति ने बनाई हुई थी, ये लगभग लगभग उसी टाइम के आपके चालुक्य और ये राइट वर्धन डायनेस्टी वगैरह के बारे में, ये उस टाइम की बात कर रहे हैं,
राइट। अब ये तो बहुत बाद में आया, ये तो इसके फ्यूडिशरीज हुआ करते थे उस टाइम पे। तो दिस इज हाउ यू कैन से कि नन ऑफ द अबव, और ये मेरा अपना ठीक हुआ। राइट। नेक्स्ट देखो, ये सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन ये एलिमिनेशन से मेरा सॉल्व हुआ। वो लोग जो बोल रहे हैं कि एलिमिनेशन नहीं चलता है, एलिमिनेशन प्लस गेसिंग वो इस पेपर में काम करी हुई है, समझ रहे हो। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था। ये ये नागार्जुन वाला इन्होंने प्ले किया हुआ है, इससे पहले भी ये गेम प्ले इन्होंने यूपीएससी ने किया हुआ है। ठीक है, नागसेन को इन्होंने नागार्जुन से रिप्लेस किया हुआ। जैसे ही मैंने नागार्जुन यहाँ पे देखा और मिलिंद पन्नू यहाँ पे देखा, मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये नागसेन के साथ इन्होंने गेम प्ले कर रखा हुआ है, इसे तो मैंने एलिमिनेट कर ही दिया। फिर ये देवी चंद्रगुप्तम, गुरु आपको पता है देवी चंद्रगुप्तम ये आई थिंक ये कालिदास वगैरह ने लिखी हुई थी, बिलहन की तो नहीं है, किसी भी हाल में नहीं है। तो इसे भी मैंने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। राइट। हालांकि मुझे पूरी नॉलेज नहीं थी चीजों की, फिर भी मैं थोड़ा डाउट में था, लेकिन हाँ एलिमिनेट कर दिया क्योंकि बिलहन तो कहीं भी रेंज में भी नहीं है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम के बिलहन बहुत बाद में आया हुआ है। अब आते हैं इधर, हमीरा, महाकाव्य और नीति काव्यामृता। ठीक है, मुझे इनके बारे में सोमदेव सूरी और न्याय चंद्र सूरी, इनके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी। हालांकि ये सीपीएफ का पीवाईक्यू है, बट मैंने इतना ज्यादा रट्टा नहीं मारा हुआ है चीजों का इस तरीके से। तो इन सूर्यों की मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी। राइट। लेकिन फिर भी क्योंकि दो को मैं एलिमिनेट कर पा रहा था और मुझे लगा कि हाँ इनमें से ये दो ठीक हो सकते हैं, इसमें ये गेसिंग मारी और ओनली टू ये आई थिंक मेरा करेक्ट हुआ है। राइट, ये करेक्टली मैच हुए हैं। सो इस तरीके से आपको गेसिंग बीच में करनी पड़ेगी, आपके पास कोई दूसरी वो चारा नहीं है। ये इनका ट्रेंड पुराना है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का। इन्होंने एक बार अशोका पे 2020 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, एक स्टेटमेंट दे दी और बोलो कि ये स्टेटमेंट किसकी है। राइट। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये इस बार की स्टेटमेंट इन्होंने रिलीजन पे ब्रॉड दे दी। राइट, कि सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। ठीक है, नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स। ठीक है, ऑफ रनिंग वाटर एंड मेनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट लुक्ड ऑन as living by other religious sects। ठीक है, the above statement reflects which of the, ठीक है कि भैया कौन से रिलीजन का कोर बिलीफ ये है। तो ये जैनिज्म की ओर ज्यादा जा रहा था। राइट, क्योंकि जैनिज्म, जैन ही बात कर रहे होते हैं भाई कि मतलब नंगे पाँव चलो, कहीं आपकी चींटी ना मर जाए। ठीक है, मुंह पे मुखौटा बांधो, कहीं अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए, नेचर के साथ ठीक है इवन प्यार से रहो। तो बुद्धिज्म तो दूर दूर तक नहीं जा रहा था ये। राइट, हालांकि यही लगभग यही लाइन है, लेकिन इतना एक्सट्रीम नहीं है बुद्धिज्म। और शैविज्म, वैष्णविज्म ये भी ठीक है इसमें नहीं उतना बैठ पा रहा था। तो जैनिज्म की ये फिलॉसफी थी और आई थिंक ये मैंने राइट मार्क किया हुआ है। राइट, जैन ही यही कहते हैं। तो मैंने बस जैन को इमेजिन किया, आंखों में आए, चमक गए और ये लगा दिया, कंपेयर किया चीजों को। नेक्स्ट आते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कैनाल कम एडुकेट, ठीक है, एक्वेडक्ट सेवरल किलोमीटर्स अलोंग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी। राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था। इन तीनों के बारे में मुझे, मैंने बस ये सुन के रखा था, ये विरूपाक्ष तो उनका भगवान होता है और उसी पे उन्होंने एक अपने किंग को उपाधि भी दी हुई थी। तो मैंने बस इनके बारे में सुन रखा था कि ये कोई लोग हैं, मुझे इवन ये भी कंफर्म नहीं था कि ये विजयनगरा एम्पायर के टाइम के थे। तो मैंने देवराय वन लगाया इसमें और आई थिंक ये मेरा करेक्ट भी हुआ है, देवराय वन। ये देवराय वन ने ऐसे बहुत सारे काम किए हुए हैं। आई थिंक उसने वो विट्ठल स्वामी तो कृष्ण देव राय ने किया हुआ था, लेकिन उससे पहले एक उसने मंदिर भी बनाया। राइट, एक बहुत फेमस मंदिर है, आई थिंक विरूपाक्षा मंदिर ही उसने बनाया हुआ था। राइट, कोई एक मंदिर भी इसने बनाया और काफी अच्छे इसने काम किए, डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रखे हुए थे। आई थिंक ये मेरा करेक्ट भी मार्क हुआ है। आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, इस वीडियो में आंसर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस डिस्कस करना है कि ये मैंने इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि गुरु अगर इतना बड़ा कोई काम कर रहा है तो इनमें से किसी एक को ठीक ठाक बड़ी रिस्पेक्ट हिस्ट्री में जरूर मिलनी थी और बड़े बड़े इस पे पहला आपको पैराग्राफ हिस्ट्री के बुक्स में इन पे मिलने थे। राइट, अब जब नहीं है इट मीन्स इतना बड़ा इन्होंने काम नहीं किया होगा, देवराय वन ने किया होगा। राइट, बाकी तो राइट वो आंसर्स बताएंगे कि कौन सा सही रहा और कौन सा नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वाइज यहाँ पे आंसर नहीं देखे, मैंने बस आंसर की से मैच की, दो तीन आंसर की से 110 के आसपास बन रहे थे एंड आई जस्ट गॉट कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है यार बन रहे हैं इस बार, ठीक बन रहे हैं इस बार भी।
नेक्स्ट आता है, अब देखो ये इस पे ऐसी कंफ्यूजन होती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, ये दोनों तो मैंने हटा ही दिए, राइट, कि भैया गुजरात से दीव के लिए पोर्चुगीज के टाइम पे, ठीक है, उस टाइम किसी ने वहां पे दीव में पोर्चुगीज से वो क्या कहते हैं, अपना एक आश्रय लिया था कि मुझे यहाँ पे थोड़ी जगह दे दो। एक्चुअली हुआ ये था, कहानी ये थी कि जो बहादुर शाह था गुजरात का राजा उस टाइम का, उसे पीट के भगा दिया था आई थिंक बाबर ने, ठीक है। तो जब ये वॉर्स चली हुई थी तो बाबर एकदम बहुत गुस्से में था और वो वहां से भाग के पोर्चुगीज के वहां पे जाकर के दीव में उसने शरण ली। और फिर बाद में, ठीक है, दीव उसने पोर्चुगीज को दे दिया था। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसके टाइम पे हुआ, तो बहादुर शाह के टाइम पे ही हुआ था ये, उसी ने पोर्चुगीज को ये दिया था दीव। और बाद में फिर वही बहादुर शाह उसने पोर्चुगीज से वही दीव उसने वापस भी ले लिया, बोला कि नहीं हम नहीं देंगे, और उसने वहां पे बढ़िया अपनी वॉल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, बाउंड्री वॉल्स वगैरह। अब फिर पोर्चुगीज नाराज हो गए, अब फिर पोर्चुगीज ने उसे पीटा। तो इसने बड़े कांड किए हुए हैं इस आदमी ने तो सीधा। लेकिन मैं फिर इसमें कंफ्यूज हो गया, मोहम्मद शाह नाम है यार कि बहादुर शाह नाम है, राइट। सो इस तरीके की कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल में आपके आती है, बाहर नहीं आएगी, नहीं, अंदर आपकी जरूर कंफ्यूजन रहती है, लेकिन फिर आंसर वॉज बहादुर शाह। थोड़ा सोचने के बाद ये अपना सही हो गया। And this again was a direct hit question कि in which of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India। ये भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये इस पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा मैं आपको। अम, ये क्वेश्चन देता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि इन चारों एक्ट्स में से सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना एक्ट किसे कहा जाता है, हेलेना एक्ट किसे कहा जाता है, ठीक है, ये एक्ट इनमें से किसे कहा जा रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। एंड नेक्स्ट, इन एसेंस व्हाट डज ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। इस तरीके के इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी, ये नए नहीं है, ये उनका ट्रेंड पुराना है, 2020 2021 में भी इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए थे। ये भी पूछे जा रहे हैं कि व्हाट इज द ब्रॉडेस्ट ब्रॉडेस्ट मीनिंग ऑफ लिबर्टी वगैरह। तो इस पे आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन चीजों की, एकदम स्कॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। इस पे 2-3 इस तरीके के क्वेश्चन ये हर साल पूछते भी हैं, राइट, पॉलिटिकल थ्योरी लेवल के आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ, समझ रहे हो, प्रोसेस कब आता है, जब आपको लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं, ये बहुत ब्रॉड है और ये बहुत वेग चीज है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत सारे बाकी प्रिंसिपल्स भी है, फॉर एग्जांपल वन कैन नॉट हियर द केस अगेंस्ट हिमसेल्फ, राइट। इस तरीके के बड़े सारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, सो इट डजंट डिफाइन इट, राइट। ये मीनिंग पूछ रहा है आपसे, राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो इट डजंट डिफाइन इट इन एनी मैनर, तो ये तो पहले ही हटा दो। द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नहीं भाई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये बिल्कुल उल्टा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इज अ रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर दैट एंश्योर्स कि सरकार या फिर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा चलना चाहिए जैसा लॉ ने इस्टेब्लिश करके दिया हुआ है। अब लॉ ठीक है या गलत है, ये चेक करने की इजाजत सरकार को या लोगों को नहीं है। अगर लॉ ने प्रोसेस इस्टेब्लिश किया हुआ है तो वो आपका वो प्रोसेस वो प्रोसेस फेयर माना जाएगा। दिस इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट। ड्यू जहां पे आ जाए, इट मीन्स कि जो प्रोसेस लॉ ने प्रोवाइड किया है, क्या वो फेयर है या नहीं है, क्या वो ड्यू है या नहीं है, क्या वो प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जिसके बारे में अमर्त्य सेन भी बात करता है, राइट। सो दिस इज फेयर एप्लीकेशन, सॉरी, जिसके बारे में जॉन रॉल्स भी बात करता है। So fair application of law. This is the real meaning of due process of law, right? So it was a conceptual understanding based question. मुझे पता है लोग कंफ्यूज हुए होंगे सी और डी में, सी इज द आंसर अकॉर्डिंग टू मी, राइट। हालांकि लोगों ने कईयों ने डी भी आंसर दिया हुआ है आंसर कीज में, बट अकॉर्डिंग टू मी सी इज द आंसर एंड एब्सोल्यूट आंसर, राइट। यू कैन ट्रस्ट मी विद दिस बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल साइंस graduate and masters in political science and 3 times net qualified in political science। तो अगर मतलब उस पर्सपेक्टिव से भी आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड, ठीक है, ये देखना हो तो अकॉर्डिंग टू मी सी इज द आंसर एंड एब्सोल्यूट आंसर। नेक्स्ट आपका आता है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय, ये देखो ये ऐसी हवाबाजी वाले क्वेश्चन है ये,
राइट। ये किसी को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, मैं पॉलिटी इनफैक्ट पढ़ाता हूँ, मुझे नहीं आता था, मुझे नहीं पता यार कि ये चीजों को प्रिजन्स को कैसे रेगुलेट करते हैं। एंड इनफैक्ट इन्होंने ये क्वेश्चन, नया नया ट्रेंड नहीं है ये 2021 का इनका एक क्वेश्चन है। 2021 में देख लेना, पैरोल पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ था, वो इसी से लिंक्ड है, राइट। लेकिन हम इस लेवल पे, इस डेप्थ में चीजों का एनालिसिस करना वो भूल गए। एक सेकंड, वन सेकंड गाइस, वन सेकंड। यहाँ कुछ एक और विंडो अपनी ओपन हो गई, प्रिंट कमांड चली गई, कैंसिल कैंसिल। ओके, यस। सो ये वहां से इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, रेगुलेशंस के बारे में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स। यहाँ तक तो ठीक है, ये मुझे पता था। एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। यही तो पिछले साल का वो क्वेश्चन था, 2021 का यही क्वेश्चन था, सेम। तो ये तो वहां से डायरेक्ट रिपीटेड है। ये क्वेश्चन, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ी ठीक है, दिमाग हिला रही थी कि in India, prisons are governed by Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. राइट। अब कई लोग जो है, कई लोग इस चीज को कंटेस्ट कर रहे हैं कि 1927 के आसपास भी कोई चीज निकली और प्रिजन्स जो है ये मेंशन्ड है आपके ठीक है, सेवन शेड्यूल में, तो ये एक्ट का यहाँ नाम नहीं आना चाहिए था, ये सेवन शेड्यूल का नाम आना था। कई लोग ऐसे इस लेवल पे चीजें बोल रहे हैं। अब ब्रो, ये जो चीजें हैं, प्रिजन्स एक्ट 1894, अभी भी आप देखेंगे, मान लो अगर इंडिया में एविडेंसेस को गवर्न करवाना हो तो आप इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है, तब से लेके चल रहा है। आईपीसी अंग्रेजों के नाम की है, तब से लेके चल रही है, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हालांकि नया है 1972 के आसपास का, लेकिन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो सीपीसी है, ये बहुत पुराना है, 1908 के आसपास का, ठीक है, ये अंग्रेजों के टाइम का है। तो भाई अंग्रेजों ने प्रिजन्स के लिए लॉ बनाया रहा होगा, और वहां पे किसी स्केड्यूल में डेफिनेटली, अब अंग्रेजों के टाइम पे भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ही प्रिजन चलाती थी, राइट। और डेफिनेटली उसमें किसी स्केड्यूल में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है अभी भी प्रिजन एक्ट की, लेकिन उसके किसी स्केड्यूल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये पावर दी रही होगी, राइट। अब वहीं से ये चीजें आगे बढ़ी, और यहीं से आई थिंक मुझे उस टाइम पे लगा, आई थॉट कि हाँ, इसी के थ्रू ही गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर अभी भी मिली होगी कि आप जो है प्रिजन्स पे रेगुलेशन बनाए। और दिस इज वाई मैंने ये बोथ 1 और 2 और ये मार्क किया, और ये आई थिंक मेरा करेक्ट भी हुआ है, बहुत सारे आंसर की इसमें इसे करेक्ट बताया हुआ है, राइट। तो ये दोनों चीजें करेक्ट है। अगले साल के लिए यहाँ से, अगले 2 साल बाद, अगले साल तो आना मुश्किल है, हालांकि यूपीएससी के बारे में कह नहीं सकते। अब क्योंकि 2021 में ऑलरेडी ये स्टेटमेंट पूछी हुई थी, हो सकता है 1-2 साल बाद फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ ले, क्योंकि इन इन चीजों पे, इन नई चीजों पे यूपीएससी अब सवाल पूछ रहे हैं, राइट। वो ट्रेडिशनल पॉलिटी के सवाल तक अब लिमिटेड नहीं है, आप देख लो, देख लो। ये है एक ट्रेडिशनल पॉलिटी, ये भी पॉलिटी नहीं कहेंगे, ये तो हिस्ट्री का सवाल है, राइट। तो ये भी मतलब, राइट, जो ट्रेडिशनल चीजें थी वहां से अब वो बाहर आ रहे हैं, और आपको जो है रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, राइट। अगर आपकी रियल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, तब जाकर के आप उन चीजों को आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज वो स्टेट्यूट से, राइट, एक्टों से डायरेक्टली वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट आता है जैसे विच वन ऑफ द, ये भी एक पीवाईक्यू है। कई लोग बोल रहे हैं पीवाईक्यू रिपीट नहीं हुए, भाई ये सीधा पीवाईक्यू है, राइट। पूछा हुआ है उसने 3-4 बार पहले भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट? लिमिटेड गवर्नमेंट, सीधा मारो यहाँ पे। ये जैसे ही आपने डिफाइन द लिमिट्स एंड द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सीधा मारो यहाँ पे, राइट। ये कितनी बारी प्रैक्टिस किया हुआ है, मैं फिर से नहीं बताऊंगा, राइट। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया हुआ है क्लासेस में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड हाउ डिड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एमर्ज। अगर आप लोग नए लर्नर है तो ठीक है, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं आप, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत बड़ी अपनी फैमिली नहीं है टेलीग्राम की, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इट। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि रेगुलर क्लासेस कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, इससे पहले मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता था, फ्री क्लासेस उधर रहती थी, और अभी भी राइट उनसे बात हुई है, और दे हैव एग्रीड अपॉन इट। अभी क्योंकि इसका प्रोसीजर रहता है ठीक ठाक इनका, तो हो सकता है 3-4 दिन और लग जाए, लेकिन आई एम ट्राइंग कि एटलीस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है क्लासेस फिर से शुरू की जाए। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आपको मिलती है तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पे
सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट, जुड़ सकते हैं। सो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है फिर, ये धीरे-धीरे ऐसे ही 20-25 मिनट की ये वीडियोज़ रहेगी, राइट। और फिर से कल मिलते हैं। ये 3-4 वीडियो रहेगी 2021 के ही प्री 22 के ही प्री के लिए, 23 के प्री के लिए, सॉरी। अगर कुछ मतलब ऐसे बीच में कुछ उल्टा-वुल्टा बोल दिया हो तो अब क्योंकि पता नहीं चल रहा है यार, थोड़ा बीमारी थी पिछले 4-5 दिन से, बेड रेस्ट पे था। तो अभी एकदम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हैंग चढ़ा होता है, बिस्तर का भी अलग अलग हैंगओवर रहता है, राइट। सो दिमाग हैंग हो जाता है उस पे। सो टेक केयर, बाय बाय, एंड एज ऑलवेज लव यू ऑल। कमेंट में जरूर बताइए कि ये जो जो चीज है कि क्वेश्चन पे सोचा कैसे जाए, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, राइट। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसे इंप्रूव की जा सकती है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम जी ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।